नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सबरली एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस लर्न टू रीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी जो है वो करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी डेली की अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, जैसा आप जब जानते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य कर रहे हैं। अब उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम पेपर 1 की वीडियोस भी जो हैं वो डेली अपलोड करते हैं। इसलिए हमारी पेपर 1 की भी डेली की अपडेट्स वीडियोस पाने के लिए आप इसको बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी डेली की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो अब हम बात करते हैं हमारे रीतिकाल की। आदिकाल का नामकरण, उसकी विशेषताएं, ये सब हमने उसके कवि किए। रीतिकाल का भी हमने नामकरण, उसके कवि, उसकी परिस्थितियां की। आज हम करने वाले हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियां, उसकी विशेषताएं कि रीतिकाल में क्या क्या चीज़ें होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नज़र डाल लेते हैं रीतिकाल के नाम, उसके ऊपर, समय के ऊपर। तो रीतिकाल की परिस्थितियां विदित हैं कि हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल से अभिहित है। ये काल समृद्धि और विलासिता का काल है। श्रृंगार की अदम्य लिप्सा इस युग के जीवन और साहित्य दोनों में स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है। ठीक है, श्रृंगार की अदम्य लिप्सा इस युग के जीवन और साहित्य दोनों में ही स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है। तो इससे क्लियर है कि जो इसका रीतिकाल का समय है वो संवत 1700 से 1900 तक का ही माना गया है। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में। अगर हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें 4 परिस्थितियां हैं। रीतिकाल की परिस्थितियां उस समय की देखनी पड़ेंगी। तो रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में बात करें तो जो रीतिकाल की परिस्थितियां हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी? राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और साहित्य एवं कला। तो हमने देखा था कल की राजनीतिक परिस्थितियाँ जो थी वो पतन की ओर जाती हुई दिखी हमें। सामाजिक परिस्थितियों में भी बाल विवाह, बहु विवाह, ये जो स्त्रियों के साथ होता है, ये सब गलत काम, ये सब चीज़ें। सांस्कृतिक परिस्थितियों में क्या था कि क्या होता है कि सांस्कृतिक परिस्थितियों में भी हमने देखा कि वहाँ पे जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी, जो लोग थे खुद के मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान की पूजा करते थे। हाँ, लेकिन साहित्य और कला का जो क्षेत्र में जो रीतिकाल है वो जो था वो अच्छा उसका समय था। ठीक है, साहित्य और कला की बात करें तो उस समय साहित्य और कला जो है वो उस समय अच्छी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। और अगर हम देखें कि रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ कैसी थी तो लौकिक श्रृंगारिकता। ठीक है, ये सबसे पहले उसकी विशेषता थी कि रीतिकाल में लौकिक श्रृंगारिकता है। दूसरी विशेषता नायिका भेद। थर्ड विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रज भाषा, मुक्तक कवि, वीर रस का प्रवाह। ये सारी हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, उनकी विशेषताएं। इन्हीं को हम धीरे धीरे आगे और अच्छे से विस्तारपूर्ण करते हैं। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या फिर उसकी विशेषताएं। तो रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या उसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल जो है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस समय के शासक साहित्य प्रेम, काव्य प्रेम तथा मनोरंजन के लिए कवियों को आश्रय देने लगे थे। क्या होता था? इस समय के शासक साहित्य प्रेम, काव्य प्रेम और मनोरंजन के लिए कवियों को आश्रय देने लगे थे। कवियों का मुख्य ध्येय आश्रयदाताओं का मनोरंजन हो गया था। कवियों का मुख्य ध्येय आश्रयदाताओं का मनोरंजन हो गया था। ठीक है, क्योंकि कवि चांदी के चांद टुकड़ों पर अपनी कला को राज दरबारों में गिरवी रख चुका था। कवि जो था वो चांदी के चांद टुकड़ों को, अपनी कला को राज दरबारों में गिरवी रख चुका था।
इस काल के कवियों में समन्ततः सुखी और परहित का अभाव है। ठीक है। राम और कृष्ण की प्रेम लीलाओं की ओट में कविगण श्रृंगार वर्णन, ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदि पर कविता लिखकर आचार्यत्व और पांडित्यपूर्ण की होड़ में लगे हुए थे। कवियों ने कला पक्ष में ही कुछ अधिक चमत्कार और नवीनता लाने का प्रयास किया। ठीक है। कवियों ने कला पक्ष में ही कुछ अधिक चमत्कार और नवीनता लाने का प्रयास किया। रीति का अर्थ शैली है। रीति का अर्थ शैली है, क्योंकि इन कवियों ने काव्य शैली की इस विशिष्ट पद्धति का विकास किया, इसीलिए इस काल को रीति काल कहा जाता है। रीति का अर्थ होता है शैली। तो क्योंकि इन कवियों ने काव्य शैली की इस विशिष्ट पद्धति का विकास किया, इसलिए इस काल को ऋतिकाल कहा जाता है। इस काल में अलंकार रस, नायिका भेद, नखशिख वर्णन, छंद आदि काव्यांगों पर प्रचुर रचना हुई है। ठीक है। इस काल में अलंकार रस, नायिका भेद, नखशिख वर्णन, छंद आदि काव्यांगों पर प्रचुर रचना हुई है। ऋतिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हम करेंगे ऋतिकाल की प्रमुख विशेषताएं जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है ऋतिकाल की विशेषता जो है लौकिक श्रृंगारिकता। लौकिक श्रृंगारिकता इस काल के कवियों का मुख्य काव्य रस श्रृंगार रस के नायिकाओं का नक्षिक वर्णन और कटाक्ष वर्णन ही इनका लक्ष्य रहा है। इसी कारण इस काव्य का वर्णन विषयक अधिक विस्तार नहीं पा सका है। नारी को केवल भोग्य के रूप में ही देखा गया। वह ना किसी की पुत्री थी, ना किसी की माता। ठीक है। क्या बोला है कि इस काल के कवियों का जो मुख्य काव्य रस था वो श्रृंगार रस था। नायिकाओं का नक्षिक वर्णन और उनका कटाक्ष वर्णन ही इनका लक्ष्य रहा है। इसी कारण इस काव्य का वर्णन विषय अधिक विस्तार नहीं पा सका। नारी को केवल भोग का ही रूप देखा गया। नारी ना तो उस समय किसी की पुत्री थी, ना ही किसी की माता, सिर्फ भोग का ही उसको रूप माना गया। सेकंड जो भेद है वो है नायिका भेद। कवियों की लेखनी से नायिका भेद सुंदर वर्णन प्रकाश में आया है। ठीक है। इन कवियों की लेखनी से नायिका भेद सुंदर वर्णन प्रकाश में आया है। भेद वर्णन अत्यधिक उत्तेजक और कामुक भी है। ठीक है। क्योंकि नायिका प्रधान स्त्री प्रधान था। ठीक है। स्त्री को भोग की ही वस्तु माना जाता था, इसलिए उसका नक्षिक वर्णन किया गया है। ठीक है। कटाक्ष वर्णन किया गया है। इन कवियों की लेखनी से नायिका भेद जो है वो सुंदर वर्णन पर उसका सुंदर वर्णन जो है वो हमारे सामने आता है, और ये जो भेद वर्णन है वो अत्यधिक उत्तेजक और कामुक भी है। ठीक है। थर्ड वन इज लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इन काल के कवियों को लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य का भी कार्य करना पड़ा। इन काल के क्या कहते हैं कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण, इस काल के कवियों को लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य का भी कार्य करना पड़ा, किंतु दोनों कार्यों में एक भी कार्य अच्छी तरह नहीं संपन्न हो सका। ठीक है। लक्षण ग्रंथों का भी निर्माण इन कवियों ने किया, तो वो कहते हैं कि इस काल में कवियों को लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य का भी कार्य करना पड़ा, किंतु दोनों कार्यों में एक भी कार्य अच्छी तरह से नहीं हो सका। इस काल के कुछ कवियों ने लक्षण लिखकर स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किए। इनमें भूषण, देव आदि मुख्य हैं। दूसरे प्रकार के कवियों में बिहारी प्रमुख हैं, जिन्होंने केवल उदाहरण ही प्रस्तुत किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया लक्षण ग्रंथों का निर्माण। अब हम बात करते हैं अलंकारिकता। अलंकारिकता की बात करें तो इस काल के कवियों को अलंकार प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है। कि जो इस काल के कवि थे वो अलंकार प्रिय थे, वो उनको अलंकार जो थे वो बहुत पसंद थे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं अलंकार क्या है, वो हमारी भाषा का आभूषण है, जो हमारी भाषा को सजाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं और उन्हें सुंदर बनाते हैं। उसी तरह से उस समय के जो कवि थे उनको अलंकार बहुत प्रिय थे, वे मानते थे। ठीक है। भूषण बिना न सोई कविता वनिता मित। ठीक है। कि भूषण के बिना जो है मतलब अलंकारों के बिना जो कविता अच्छी नहीं लगती, जैसे भूषणों के बिना नारी अच्छी नहीं लगती, वैसे अलंकारों के बिना जो हमारी भाषा है, जो हमारा काव्य है वो अच्छा नहीं लगता, ये उनका मानना था।
इस दृष्टि से इन कवियों ने अपनी कविता कामिनी को अलंकार से खूब सजाया है। ठीक है, क्योंकि वो अलंकारों को ज़्यादा मानते थे, इसलिए वो कहते थे कि कविताओं को सजाने के लिए अलंकारों का, भूषणों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं को सजाने के लिए अलंकारों का खूब अच्छे से प्रयोग किया है। नेक्स्ट है हमारा ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा की बात करें तो इस काल के कवि जो है वो साहित्यिक भाषा है। जो इस काल की भाषा है वो साहित्यिक भाषा है, जो कोमलता और मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है। जो कोमलता और मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है। ठीक है, इस काल की जो भाषा है वो साहित्यिक है, जो कोमलता और मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसमें कोमलता भी है और मधुरता भी है। इसी कारण मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा को स्वीकार किया है। इसी कारण मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा को स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुक्तक कवि। रीति काल में प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन नहीं रह गया है। ठीक है, जो रीति काल जब आया तो उस समय प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन जो है वो नहीं रह गया। सभी कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को ही अपनाया है। सभी कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को ही अपनाया है। श्रृंगार वर्णन के लिए ये शैली सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, श्रृंगार वर्णन के लिए ये शैली अधिक उपयुक्त है। इन कवियों ने दोहा, सोरठा, कविता में अपनी भावनाओं का प्रकाशन किया है। ठीक है, इन कवियों ने दोहा, सोरठा में अपनी कविताओं का प्रकाशन किया। ठीक है, सभी कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। श्रृंगार वर्णन के लिए ये शैली सर्वाधिक उपयुक्त है। इन कवियों ने दोहा, सोरठा, कविता में अपनी भावनाओं का ही प्रकाशन किया है। साथ ही रीतिकालीन साहित्य में भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष की भी प्रधानता है। ठीक है, क्या कहते हैं, साथ ही रीतिकालीन साहित्य में भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष की भी प्रधानता है। वे अपनी रचनाओं में काव्य के कला पक्ष के इतने आग्रही हो गए थे कि भाव पक्ष की ओर उतना ध्यान ही नहीं दे पाए। ठीक है, मतलब रीतिकाल के कवि कला पक्ष की ओर इतने ज़्यादा आग्रही हो गए थे कि वो भाव पक्ष की ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाए। कला पक्ष को सबल बनाने के लिए इन कवियों ने चित्र योजना, अलंकार योजना, नाद योजना तथा छंद योजना को महत्व दिया। ठीक है, मतलब कला की ओर ध्यान दिया इन्होंने, भाव की ओर ध्यान नहीं दिया। और कला को ज़्यादा सबल और प्रौढ़ बनाने के लिए इन कवियों ने चित्र योजना का इस्तेमाल किया, अलंकार योजना, नाद योजना, छंद योजना, इन सभी को महत्व दिया। नेक्स्ट है वीर रस का प्रवाह। ठीक है, आदिकाल की वीर धारा जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी, रीति काल में पुनः उसका उत्थान हुआ। ठीक है, कि आदिकाल की वीर धारा जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी, रीति काल में पुनः उसका उत्थान हुआ। भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया। ठीक है, भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों को चारित्रिक बनाया गया है जिन पर हिंदू जाति और धर्म की रक्षा का भार था। ठीक है, क्या कहा है कि आदिकाल की वीर धारा जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी, रीति काल में पुनः उसका उत्थान हुआ। भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया है। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों को चारित्रिक बनाया गया है जिन पर हिंदू जाति और धर्म की रक्षा का भार था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हो गई हमारी राजनीति काल की परिस्थितियाँ। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीति काल की श्रृंगारिकता और विलास की प्रवृत्ति जनता के समक्ष कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकी। ठीक है, निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि रीति काल की श्रृंगारिकता और विलास की जो ये प्रवृत्ति है जनता के समक्ष कोई आदर्श रूप प्रस्तुत नहीं कर सकी। भाव पक्ष की दृष्टि से ये काव्य अधिक समृद्ध है। कला की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो भाव पक्ष की दृष्टि से ये काव्य अधिक समृद्ध है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में इस धारा के कवियों ने जीवन के लिए अदम्य वासना जागृत कर दी है। इस धारा के कवियों ने जीवन के लिए अदम्य वासना जागृत कर दी है। सौंदर्य अनुभूति और सुरुचि की सुकुमार कसौटी प्रदान की है।
कि चेतावनी एक काव्य के संबंध में दी जा सकती है और वह ये है कि उसे चुने हुए रूप में पढ़ना अधिक श्रेयकर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी रीतिकाल की परिस्थितियाँ। ठीक है, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।